देव त्यारा सोना रंग कना फैल धरती कोना कोना उला रज कुड़ी हीर सांदा बानी बान्या सुना आंदा बोरा दीदा तेरी गुण मुण बोरा दीदा तेरी गुण मुण भटंदीरा तू मिनने सुनो भटंदीरा तू मिनने सुनो भटंदीरा तू मिनने सुनो। वाह दोस्तों, ये जो सिंगर है ना, इनकी आवाज़ में मिठास है, प्यार है, अपनापन है, एक खनक है, एक खुशी है, बहुत कुछ है इस आवाज़ में। आज मैं आपको मिलवा रही हूँ इस आवाज़ के जादूगर यानी किशन महिपाल जी से। किशन महिपाल जी उत्तराखंड गढ़वाल के प्रसिद्ध लोक गायक हैं। लंबे संघर्ष के बाद वो आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आज सुनेंगे किशन महिपाल जी के जीवन के अनसुने पहलू को। नमस्कार, गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM पर मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे जो उत्तराखंड के दोस्त हैं वो गुड़गांव की आवाज़ पर चलाए जा रहे गढ़वाली लोकगीतों को पसंद कर रहे हैं, वहाँ के कलाकारों से रूबरू होना चाहते हैं। आपका फीडबैक मुझे एक नई एनर्जी देता है अपना काम करने के लिए। तो सबसे पहले अपने सामरीन को तहे दिल से शुक्रिया। तो आज आपको इसी कड़ी में किशन महिपाल जी से मिलवा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं किशन जी को। हाँ, धन्यवाद मैम जी। आप बताएंगे आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? मेरा 79 में 1 जनवरी को हुआ है। अच्छा। और ये बद्रीनाथ में हुआ है। गाँव है वहाँ पे इंदरगार है जी। हाँ, माड़ा गाँव आपने सुना होगा, लास्ट बॉर्डर पे जी, वहाँ पे है। हाँ जी। तो क्या पढ़ाई की आपने? मैंने मैम बीकॉम किया है। बीकॉम करने के बाद मैंने एमकॉम किया, फिर एमए भी किया इकोनॉमिक्स से मैंने प्राइवेट। जी। सिंगिंग के क्षेत्र में कैसे आए आप और कब आए? सिंगिंग का शौक तो हमारा फैमिली से ही था कि हम लोग, हमारे पिताजी रामलीला खेला करते थे तो पिताजी को देखते थे हम लोग, राम का पाठ खेला करते थे। जी, तो जी। वो गाते थे, माँ जी हमारी गाती थी, दादी हमारी गाती थी, जैसे पुराने झूमेले चाँचड़े, जैसे घुघुती आपने सुना होगा। हाँ हाँ। और ये फ्योलड़िया आपने सुना होगा। तो हमारे दादी लोग गाया करते थे उस टाइम पे, तो हमें वो गाते थे जैसे शादी बारात में या किसी के शुभ कार्य में, मंगल स्नान में। जी। तो मैं दादी के साथ ज्यादा रहता था, तो फिर मुझे भी शौक, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे शौक जैसे हुआ मुझे भी गाना चाहिए। मुझे फोक गीतों गाने में बहुत आनंद आता था, तो मैं दादी से सीखता रहता था। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं स्कूल में, इंटर कॉलेज में गया या शिशु मंदिर में पढ़ा, तो कभी फंक्शन होता था तो मैं स्कूलों में गाया करता था। धीरे धीरे इंटर कॉलेज, फिर जाके पीजी कॉलेज, फिर कॉलेज में भी गाने लगा। धीरे धीरे करके शौक बढ़ गया और मैं गाता चला। किंगरी का झाला घुघुती पांगरी का डाला घुघुती ले घुर घुरांदी घुघुती ले पूर उड़ांदी घुघुती। किंगरी का झाला घुघुती पांगरी का डाला घुघुती ले घुर घुरांदी घुघुती ले पूर उड़ांदी घुघुती। दोस्तों, मास्टर की पढ़ाई और फिर कला के क्षेत्र में नाम कमाना, इसमें हुनर के साथ साथ पैसों का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन किशन महिपाल जी की पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। आज किशन जी देहरादून जैसे शहर में रहते हैं, अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे रहे हैं। लाखों लोग उनके फैन फॉलोअर्स हैं, पर उनका बचपन काफ़ी संघर्ष भरा था। जब मैं 8 साल का था, पिताजी मेरे खत्म हो गए। स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी हम लोगों की, और मेरी माँ मुझे पाल भी नहीं पाती थी कि मतलब अगर दिन में खिला दिया तो शाम को क्या खिलाए, ये वाली बात थी। शाम को खिला दिया तो सुबह अब क्या, कल दिन में क्या खिलाएं, इस तरीके की थी। और मैं खुद फैमिली से हट गया था। फिर मैं आपके दिल्ली शहर में आके मैंने लक्ष्मी नगर मंडावली में साड़ी की फैक्ट्री में काम किया, जबकि मैं इंटर कर रहा था। फिर आपके मयूर व्यास स्त्री में 3 साल एक कैमरामैन के पीछे असिस्टेंट रहा मैं, जो DD1 में काम करते थे। तो यहीं से मतलब मैं अपने इस काम में आया, लेकिन फैमिली का ऐसा सपोर्ट नहीं रहा कभी, मतलब क्योंकि फैमिली जानती ही नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। जी जी। उनको ये पता था ये दिल्ली में कुछ काम कर रहा है, लेकिन उनको पता ही नहीं था। बाकी मेरे सारे ये कॉलेज करता था, मैं कॉलेज पढ़ता था, मैंने कब सब्जेक्ट चेंज किया, कब कौन सा, मैंने क्यों साइंस छोड़ा, मैंने कहाँ रूम लेके कहाँ रह रहा हूँ, ये कभी फैमिली को पता नहीं चला मेरे। अब पता चल रहा है कि ये सिंगर बन गया है। तो
हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही मैं साइंस का स्टूडेंट था इंटर तक, और मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनने का बड़ा शौक था, लेकिन मैं इंजीनियरिंग में निकला भी, मेरा रुड़की में कॉलेज मिला, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वहाँ पे इंजीनियरिंग करूँ। फिर जाकर मैंने बीकॉम शुरू किया। मैंने कहा जब साइंस से कुछ होना नहीं है मुझे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कुछ और एग्जाम की तैयारी करूंगा। तो आपने कोई जैसे संगीत वगैरह में पढ़ाई नहीं की आपने? जो हम लोग ना बिल्कुल, मैंने बताया अभी आपको कि हम लोग ना बिल्कुल लास्ट तो बॉर्डर से थोड़ा सा नीचे एक शहर है गोपेश्वर, चमोली जिले में। हाँ। तो हमारी जो शुरू से लेकर पढ़ाई वहीं तक है, वो इतना इंटीरियर था उस टाइम पे कि वहाँ पे म्यूजिक का टीचर मिलना बहुत मुश्किल था। हम लोग तो बहुत ही भटक जाते थे, और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम लोग देहरादून या कहीं और शहर में जाके पढ़ाई करें और म्यूजिक सीखें। जगजीत सिंह हो गए, अपने गुलाम अली खान साहब हो गए, नुसरत फतेह अली खान साहब हो गए, इनके उस समय कैसेटें सुना करते थे और इनसे गायकी सीखते थे। वो सुनते थे, फिर उनको रिपीट करते थे सेम उन्हीं की तरह गाने की कोशिश करते थे। तो बस यही से थोड़ा बहुत गायकी में अगर हमने सीखा तो इनको सुन के सीखा है, बाकी हमें कोई शिक्षा नहीं मिली। तो फिर अभी आप कुछ और नौकरी भी करते हैं या सिर्फ सिंगिंग? नहीं, बहुत ट्राई किया मैं 3-4 साल, काफी एग्जाम निकाले इंटरव्यू में बाहर, फिर धीरे धीरे ऐसे आज इस नाटक में गए, कल उस नाटक में गए। दोस्तों, किशन महिपाल जी किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। काफी कोशिश करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सके। परदेस आने के खट्टे मीठे अनुभवों से भी गुजर चुके थे, पर संगीत के प्रति उनकी लगन, उनका जुनून कभी भी कम नहीं हुआ। और एक दिन अपने एक टीचर की मदद से उनका सिंगर बनने का सपना पूरा हुआ। तो हमारे एमकॉम में एक टीचर थे, पीपी श्रीवास्तव जी, लखनऊ के रहने वाले थे वो। जी। ठीक है, अकाउंटेंसी पढ़ाते थे हमें। तो एक दिन ऐसे ही वहाँ बद्रीनाथ, मेरा घर मैंने आपको बताया बद्रीनाथ में है, तो मैं बद्रीनाथ में ऐसे प्रसाद की दुकान खोल रखी थी अपनी आजीविका के लिए। हम लोग 2 महीने वहाँ पे काम करते थे। तो अचानक टीचर आ गए, तो उन्होंने बोला यार तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये 3 बजे उठ के ये प्रसाद बेच रहे हो, और वो भी इस तरीके से, तुम आगे तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, तुम एमकॉम कर रहे हो, ये कर रहे हो, तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम गाते अच्छा हो। तो मैं बोला सर कि पढ़ने के लिए तो क्या पैसे चाहिए, मुझे रूम लेना पड़ेगा, कहीं कोचिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। जहाँ तक गायकी की बात है तो मैं अगर कह रहे कि कैसेट निकालो, मैंने कैसेट निकालने के लिए पैसे लगते हैं। तो टीचर ने बोला कितने लगेंगे, मैंने कहा कम से कम 50,000 रुपए। तो बोले कि तू कितना कर पाएगा, मैं कहा मैं 20 से ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। तो बोला ठीक है 30 मुझसे लेके जाओ। और टीचर ने मुझे बुलाया अपने घर पे, 30,000 का पैकेट दिया, और फिर मैं दिल्ली गया, रिकॉर्ड किया, और इत्तेफाक से वो पब्लिक को पसंद आ गया। फिर वही मेरा मील का पत्थर साबित हो गया। पैसों की काया, पैसों की माया, पैसों को घाम, पैसों की छाया, पैसों को खेल, पैसों में मेल, पैसों का पत्थर ठेल मठेल। जी, और उस पब्लिक में एक मैं भी हूँ आपकी फैन। थैंक यू जी। किशन जी, तो उसके बाद आपने मतलब ये नौकरी करने के बारे में नहीं सोचा? आपने सोचा आप सिंगिंग में ही आगे जाएंगे? नहीं, नौकरी के बारे में बहुत सोचा, लेकिन वो ये था, एक शौक था, एक जुनून था कि मुझे कैसेट निकालना है। उसके बाद भी कैसेट हिट होने के बाद भी मुझे ये था कि मुझे जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। लेकिन मैं इसमें इतना घुस गया सर, जो फर्स्ट कैसेट और सांगली निकाली, इसमें इतना घुस गया, अब मुझे नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब ऐसा लगता है कि यार मैं, भगवान ने मुझे इसीलिए बनाया। जी बिल्कुल, गॉड गिफ्टेड आवाज बहुत खूबसूरत है आपके पास। गढ़वाली सिंगर में आप खुद किसके फैन हैं? मैं नेगी जी का, एक ही मानूंगा, मैं नेगी जी का सिर्फ इसलिए फैन हूँ, वो बहुत गहराई से सोच के लिखते हैं, बहुत गहराई से गाते हैं, उनके बाद फील है, उनकी आवाज में दर्द है। वो जिन शब्दों को लिखते हैं, जितना अच्छा लिखते हैं, उससे अच्छा फील देके वो गाते हैं। बिल्कुल। आपका पहला गाना कौन सा था? से पहले एल्बम निकाली मैंने। एल्बम में मेरे 8 गाने थे। पहला गाना ही रूडी मिजाज रूडी वाला किया था, आपको शायद आपने सुना होगा अगर तो। जी। अच्छा। रूडी वाला, और एक बद्रीनाथ पे मैंने जागर गाया था, बल गोविंदा जी, वो फोक गीत था, वो काफी पसंद किया। पहले एल्बम में ये 2 गीतों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और इसलिए पब्लिक ने पसंद भी किया मुझे। गुड़गांव की आवाज़ 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपकी साथी, आपकी दोस्त वंदना, और आज मैं आपको मिलवा रही हूं उत्तराखंड के लोक गायक किशन महिपाल जी से। दोस्तों, स्टूडियो में गीत रिकॉर्ड करना, पब्लिक के बीच जाकर परफॉर्म करना, 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं।
जानते हैं जब किशन जी पहली बार पब्लिक के बीच गए तो उनके क्या अनुभव रहे? नहीं, पहले तो जब देखो स्टेज में जाने का तो तजुर्बा हमें बचपन से ही था। हम लोग पहले 20 बच्चों के सामने खड़े होकर गाना गाना, उसके बाद फिर इंटर में गए तो 1500 बच्चों के सामने गाना गाना, फिर कॉलेज में गए तो 5-10 हजार के सामने स्टेज में जाके गाना गाना। थिएटर आर्टिस्ट थे हम लोग, नाटक करते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे पब्लिक के बीच में, स्टेशन में कर लिया, अचानक कहीं पे बाजार में कहीं शुरू में नुक्कड़ नाटक होता है ना, उस तरीके का मैं एक्टिंग भी करता था उस टाइम पे। अच्छा। तो हाँ, पब्लिक से एक जुड़ाव होता है जी। अमूमन क्या होता है कि एकदम से पब्लिक के सामने स्टेज में जाना तो पहले कांपना होता है, कांपना आ जाता है बिल्कुल। जी। तो किसी को कांपना आ जाता, बोला नहीं जाता, आवाजें लड़खड़ा जाती है। जी जी। तो ये एक्सपीरियंस मुझे बचपन से मिल गया था कि मैं छोटे छोटे स्कूल की सीढ़ियाँ चढ़ता रहा, तो पब्लिक के सामने डील क्या करना, वो मतलब मेरे को तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि मेरे सामने इतनी पब्लिक है। और पहला परफॉर्मेंस मेरा प्रोफेशनली जो मैंने परफॉर्मेंस किया है वो गोपेश्वर में किया था। अच्छा। हाँ, गोपेश्वर सर्दोत्सव था, वहाँ पे मेरी टीम को बुलाया गया, तो पूरी नाइट मेरी थी जी। बट वहाँ पे गाना मेरे लिए बहुत इजी था, क्योंकि मैंने आपको बताया पब्लिक के सामने डील करना हमारा बचपन से ही था। लेकिन मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी, मैं लाइन भूल जा रहा था। अच्छा। गाने की लाइन भूल जा रहा था। ओहो, जी जी। मैं पीछे वाली लाइन आगे जा रहा था, आगे वाले, क्योंकि ना पब्लिक नाच भी रहे, पब्लिक से मैं बातें भी कर रहा गाते गाते, और मैं अपनी लाइनें भूलते जा रहा हूँ। जी जी। आपने बोला कि आपको पब्लिक के सामने बोलने का शौक था। आपके बारे में रिसर्च करके एक बात पता चली कि आप कॉलेज में स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे। क्या आपने पॉलिटिक्स में आने की नहीं सोचा? पब्लिक को डील करना जानते हैं, पॉपुलर भी है। तो बिल्कुल ही नहीं सोचा, अभी तक मेरे जहन में भी नहीं है ये बात। अब क्या सोचते हैं सर? क्या अब आना चाहेंगे पॉलिटिक्स में? किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहेंगे कभी? अभी तो ऐसा नहीं सोचा कि मैं पॉलिटिक्स में कदम रखूं। अभी जो मेरा चल रहा है, बस मेरा यही है कि मैं कितने अच्छे फोक गीतों को और लाऊं जो लोग भूल गए, लुप्त हो गई, जो सारी चीजें लुप्त हो गई, अपनी परंपरा संस्कृति। मतलब मेरा यही रिसर्च है कि मैं उन चीजों को आगे लाऊं। जी। किशन महिपाल जी, आप मल्टी टैलेंटेड है, जो रिसर्च में पता चला मुझे। अच्छा। जो सिंगिंग के अलावा और क्या क्या चीज कर लेते हैं? कैमरा बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, सुना है। हाँ, कैमरा वर्क करता हूँ, एडिट मैं खुद करता हूँ। मतलब जैसे हम अपने एल्बम शूट करते हैं तो एडिट भी मैं खुद एडिट कर लेता हूँ, कैमरा कर लेता हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड भारत के उत्तर का एक खूबसूरत राज्य, ऐसा लगता है प्रकृति ने अपनी गोद में लिया हो। पिछले कुछ सालों से आपदा का केंद्र बना हुआ है। केदारनाथ आपदा के जख्म अब तक दिल में चुभते हैं। इस आपदा ने उत्तराखंड में रहने वाले हर शख्स के जीवन को प्रभावित किया है। कलाकारों पर इसका क्या असर पड़ा है, बता रहे हैं किशन जी। नहीं, मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ वो बद्रीनाथ क्षेत्र है, आपदा आई केदारनाथ में। जी जी। बिजनेस को तो मैं अपना प्रोफेशनली जो मेरा सिंगिंग बिजनेस है इसमें बहुत तब्दीली हुई है आपदा के कारण। जी, मैंने गीत लिखे हैं आपदा पे। ये देखो, मैंने इस तरह के गीत नहीं लिखे हैं कि आपदा आई 16 जून को आपदा आई, या ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतना नुकसान हुआ, इतना हानि हुई, मतलब इतने लोग मरे, इतने। मैं इस तरीके से नहीं लिखा है। मैंने इसलिए लिखा है कि आपदा क्यों आई। जी जी। आपदा क्यों आई? कहीं ना कहीं हमारी गलती थी, इसलिए आपदा आई। पब्लिक को ये संदेश दिया है कि हम लोगों को इन चीजों से बचना चाहिए, पर्यावरण को साफ रखना चाहिए। कहीं ना कहीं तो दिखेगा ना वो तो। अब ये मतलब एक लाइन है उसमें कि यो हिमालय अपनी पीड़ा कब बाल लो। जी। ये हिमालय अपनी पीड़ा कब बताएगा? जी जी। आंखों बटी जमी हुई हो, मतलब सदियों से ये बर्फ जमा हुआ है हिमालय में, तो ये अपनी पीड़ा किसको बताएगा? इसको प्रॉब्लम हो रही है तो इसने अपनी पीड़ा दिखा दी तुमको। बाकी जो हमारे ऊपर, जो कलाकारों के ऊपर जो प्रॉब्लम हुई, वो सिर्फ इतना हुआ कि इन 2-4 सालों में हम लोग के उधर स्टेज शो नहीं हुए। जी जी। और हम लोग का ना रोजी रोटी वही है, स्टेज शो है। तो अगर हमारा वहाँ पे अगर पूरा क्षेत्र को माने तो हम लोग का साल भर में 20 स्टेज शो खराब हो गया। तो कलाकारों को कहीं ना कहीं, अगर मैं एक सिंगर हूँ, मुझे प्रोग्राम मिलता है तो मेरे पीछे 20 कलाकारों को भी काम मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे साथ से डांसर्स हैं, मेरे साथ सिंगर्स हैं, को सिंगर्स हैं, मेरे साथ गाड़ी वाला है, मेरे साथ खाने वाला है, होटल वाला है मेरे साथ। तो हमारे साथ अगर एक सिंगर को अगर काम नहीं मिलता है तो 20 परिवार को भी काम नहीं मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं तो ये आर्टिस्टों पे फर्क पड़ा है। दोस्तों, परदेश आने पर हम लोग अक्सर अपनी भाषा और अपने कल्चर से दूरी बना लेते हैं।
फेसबुक पर अपने गांव का फ़ोटो शेयर करना और सचमुच में अपनी मातृभूमि से जुड़े रहना बिल्कुल अलग बातें हैं। किशन महिपाल जी का इस पर क्या कहना है, सुनते हैं। नहीं, अपने संस्कृति को तो नहीं भूलना चाहिए, अपने विरासत को कभी भूलना नहीं चाहिए। चाहे कोई मुल्क हो, चाहे गांव हो, कोई देश हो, वो तभी तरक्की करता है जहां उसकी संस्कृति बची हुई हो। तो मैं अपने उन दोस्तों को यही बोलना चाहूंगा कि ये कहीं भी रहे, देखो काम कहीं भी कर रहे हैं। मैं देहरादून में बैठ के काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा रोजी रोटी इधर ही से बनता है ना। लेकिन मैं गांव को कभी नहीं बोला, मैं अपनी लैंग्वेज नहीं बोला। मैं आज भी अपने घर में घी की चाय बनती है क्योंकि वहाँ के लोग घी की चाय पीते हैं ठंड में। मैं यहाँ गर्मी मई जून में भी घी की चाय पीता हूँ। मतलब वो जो हम लोग खाते थे वहाँ पे, हम लोग मंडोए का वो बाड़ी खाते थे, हम लोग झोली खाते थे। मेरे घर में आज भी, मतलब मैं अगर 1 किलो दाल लेके आता हूँ अपने घर में तो वो 1 किलो दाल मेरा 1.5 महीने चलता है क्योंकि हम खाते ही नहीं उस चीज को। हम लोग की वही भट्ट गौत में गांव से लेके आता हूँ वही चीज खाते हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपनी वो परंपरा न भूले ना जी। अब किसी की जॉब लग गई दिल्ली देहरादून में लग गई तो क्या हो गया, फिर वो दिल्ली वाला ही थोड़ी हो गया, वो तो गांव क्यों भूलेगा, फिर अपने संस्कृति क्यों भूलेगा। किसी से बात कर रहे तो हिंदी में क्यों बात कर, अपने गढ़वाली में बात कर। जी जी। तो ये चीजें है, कई चीजें, भाषा, अपनी भाषा हो गया, अपनी संस्कृति होगी, इनको ना भूलें और हमेशा अपने गाँव को याद रखें। साल में 1-2 बार तो जाना ही चाहिए आदमी को। तो ये आपने बात कही। हाँ, मुझसे अगर जुड़ना है तो मेरी वेबसाइट है kishanmahipal.com और फेसबुक में मेरा पेज है, फैंस क्लब है। तो आप मेरा उसमें कॉन्टेक्ट नंबर है, तो आप सर्च मार के आप कर सकते हैं, मेरा नंबर है उसमें। या मैं फेसबुक पे अपडेट करता रहता हूँ कि मुझसे अगर कांटेक्ट करना है तो इन नंबरों पे कांटेक्ट कीजिए। अगर प्रोग्राम, किसी को प्रोग्राम करवाना है, स्टेज शो करवाना है तो इन नंबरों पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए। मैं वो अपडेट करता रहता हूँ फेसबुक पे। जी। क्या कोई अपना पसंद का कोई खूबसूरत 2 लाइन गीत हमारे दोस्तों को सुना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी पसंद के गीत गाता हूँ। आपको फुलझड़ियाँ? हाँ, मुझे फुलझड़ियाँ बहुत पसंद है और मैं चाहूंगी कि आप वो गुनगुना दें प्लीज। हाँ जी, ये गीत मेरा नहीं है, मैं इसके बारे में बता दूं आपको। ये बहुत पुराना लोकगीत है और इसको स्वर्गीय श्री शिव प्रसाद पोखरियाल जी ने लिखा था और वो इनको ना इस गीत को आकाशवाणी में गाया करते थे। मैं उस समय ये 8-9 साल का रहा हूँगा जब मैंने ये अपने घर पर रेडियो पे सुना था इसको। जी जी। तो अभी लेटेस्ट, मतलब मुझे लगा ये गीत खत्म हो रहा है, फिर मैं इसकी कॉपीराइट लेके फिर मैंने थोड़ा सा नया करके यूथ वर्जन में बना के थोड़ा सा वेस्टर्न इसमें मिक्स करके अपना फोक कल्चर, फोक इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके मिक्स करके पब्लिक के लिए दिया है। जी जी जी। अभी एक और सवाल मन में आ गया सर, क्या आपसे पहले भी किसी सिंगर ने गढ़वाली गाने में रैप डाला है यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए? नहीं, देखिए रैप डाला क्यों नहीं है। रैप मैं तो जो मैं खुद बोलता हूँ नेगी जी ने भी रैप डाला हुआ है, या फिर एक हमारे जगदीश बकरोला जी हैं, या हाँ जगदीश बकरोला जी भी, हाँ बकरोला, उन्होंने भी डाला, लेकिन अपना उनका ना रैप गाने का अलग स्टाइल था। जी जी। आपने थोड़ा यूथ को ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए उसमें थोड़ा नहीं, इससे पहले भी मैंने आपने घुघुती वाला गाना सुना, उस एल्बम में मैंने डाला पैसा पैसा हाय रे पैसा, वो गाना है, उसमें बीच में हल्का सा मैंने पैसा की साड़ी, पैसों में गाड़ी, पैसों में बिकरो मुल्क को पानी टाइप का गाया है। हाँ जी जी। हाँ, वो थोड़ा सा इस बार थोड़ा डिफरेंट किया हुआ है। जी जी ठीक है, मैं फुलझड़ियाँ सुनने के लिए बेचैन हूँ। फुलझड़ियाँ तो देख की ओंदी मनुमा तेरो मेरे साथ छयो पहलो जन्मा, तेरो मेरे साथ छयो पहलो जन्मा। फुलझड़ियाँ तो देख की ओंदी मनुमा तेरो मेरे साथ छयो पहलो जन्मा, तेरो मेरे साथ छयो पहलो जन्मा। जब मैं बैठी के खोटी हलकानी, हाथ मोबाइल थोपेली हिलानी, तेरे नाक नथुली तेरे माथे बिंदोली, कहते सनकानी और क्या तो पिंगानी। लड़िया ते देख की औंदी मनुमा, लड़िया ते देख की औंदी मनुमा तेरो मेरो साथ छयो पहला जन्मा। जी वंडरफुल सॉन्ग सर, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। और मेरे ऑफिस में बहुत से राज्यों के लोग हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, और वो भी इस गीत को सुनते हैं और सब हम लोग इस गाने पे अक्सर झूमते भी हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया किशन जी अपना कीमती समय मुझे देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो श्रोताओं, यही था मेरा आज का खास कार्यक्रम रूबरू। मैं जानती हूँ आपको अच्छा लगा होगा किशन महिपाल जी से मिलकर और उनकी ज़िंदगी के कुछ अनसुने पहलू को सुनकर। कई बार हम थोड़ी सी परेशानियाँ आने पर टूट जाते हैं,
थोड़ी सी मुसीबतें हमारा रास्ता रोक लेती है, लेकिन अगर आप में हुनर है, आपका इरादा पक्का है, तो आप ज़रूर ये ज़िंदगी की जंग जीत जाएंगे। और इसका जीता जागता सबूत है किशन महिपाल जी। इतने सारे संघर्षों के बावजूद आज वो एक मुकाम पर है। आज बहुत से लोग उन्हें चाहते हैं। बस अपनी मेहनत और लगन में जुटे रहिए, अपने कल्चर से प्यार कीजिए, अपनी संस्कृति से प्यार कीजिए। हमारी पूरी टीम की तरफ से किशन महिपाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी ये दिल से दुआ है कि आप हमेशा खूब आगे जाएं, खूब तरक्की करें, और जैसी सादगी आप में अभी है, हमेशा वैसी सादगी आप में रहे। दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं vandana@trfindia.org। तो चलिए मैं चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी। फिर मिलूंगी किसी नए प्रोग्राम में। तब तक सुनते रहिए आपकी आवाज़, आपका रेडियो। अलविदा। जानू रे है मेरी डांडी गांठों भी जानू रे है मेरी डांडी गांठों माँ। फूलों की फुलार मरी तू की बहारों महरी भैरी सारों मरे जानू रे है मेरी डांडी गांठों।